तो शुरू करते हैं दोबारा से। जो बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब कि जो बॉन्ड आप लोग बनाते हो, एक दो क्वेश्चन मेरे को थर्मोडायनेमिक्स के भी कराने हैं, वो मैं अगले जब सेशन लूंगा 130 के करीब तब कराऊंगा मैं। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब आपको जो बॉन्ड दी जाए किसी दो एटम्स के बीच में, उसके मेजरमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, किस किस चीज का आप उसमें मेजर कर सकते हैं, दैट इज बॉन्ड पैरामीटर। सबसे पहला जो है इसमें दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या कहते हैं कि अगर कोई दो एटम जो हैं, दो एटम एक दूसरे के साथ कोई बॉन्डेड एटम्स हैं, जैसे ये दो एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, तो इन दोनों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ। ठीक है, क्या कि द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, the equilibrium distance between the centers of the nuclei between of two bonded atoms, दो bonded atoms के चलो एक बात बोलूंगा बीच में, देखिए आई डोंट नो वर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ बीच में। द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई of two bonded atoms is called bond length। कि दो बॉन्डेड एटम्स के बीच की जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उनके सेंटर के बीच की, उसे हम लोग बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे ये दो एटम है तो इन दोनों एटम के सेंटर, ये मान लीजिए, चलो ये जो उंगली है ये सेंटर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉन और पिकोमीटर, इसे हम लोग एंगस्ट्रॉन और पिकोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं, किसको, बॉन्ड लेंथ को। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर जो पढ़ रहे हैं दैट इज फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स which affecting बॉन्ड लेंथ। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है साइज ऑफ द एटम। साइज ऑफ द एटम, तो साइज ऑफ द एटम से क्या समझ है, देखिए अगर किसी एटम का मान लीजिए दो छोटे छोटे एटम हो जाए तो इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। मान लीजिए दो बड़े बड़े एटम हो जाए तो उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो साइज ऑफ एटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, मेरे से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि भैया F2 Cl2 Br2 I2, ठीक है, F फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ, क्लोरीन क्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच की बॉन्ड लेंथ,
आपसे मैं इस तरह से एग्जांपल ले रहा हूं जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। आप मेरे को ये बताइए, अब F2Cl2 Br2 और I2 में से आपके हिसाब से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? मैंने अभी बोला जितना बड़ा साइज होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही I2 ज्यादा होगी। सब ज्यादा किसकी होनी चाहिए? I की होनी चाहिए, I2 उसके बाद Br आफ्टर दैट Cl तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मिला HF HCl HBr और HI, बोला इसको बॉन्ड लेंथ में अरेंज कीजिए। तो इसको बॉन्ड लेंथ में जब आप अरेंज करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? HI की, आफ्टर दैट HBr, HBr, HCl। जी। सेकंड क्वेश्चन मेरे से सेकंड जो आया फैक्टर, दैट इज मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है बेटा, जो आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ी है, जो आपने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ी है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लिसिटी। अब कहता है मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ती चली जाएंगी, बॉन्ड बढ़ती मतलब बॉन्ड की डिस्टेंस नहीं कह रहा मैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ती चली जाएंगी, मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो 3 बॉन्ड में लिख रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में एग्जांपल लिया, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी बॉन्ड कौन सी होगी आपके हिसाब से? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड सबसे छोटी होगी बेटा? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबसे बड़ी, सबसे बड़ी होगी सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब उसके बाद कहता है, इसी एग्जांपल को मेरे से ऐसे पूछ लिया कि भैया इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इथेन। इतना तो 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इथेन CH3 होता है, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है और इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। अगर नहीं भी पढ़ के आया तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये होता है इथाइन, ये होता है इथीन और ये होता है इथेन। और चलो नाम भी नहीं पता हो तो आपको तो ये 3 मिलेंगे इस तरह से। आपसे पूछा किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो किसकी होगी? सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। यस। ठीक, ओके। अब हम लोग फैक्टर नंबर 3 पर आते हैं। फैक्टर नंबर 3 पर मैं क्या बोलता हूं कि फैक्टर नंबर 3 इज टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन सब पढ़ चुके हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कि हाइब्रिडाइजेशन की टाइप जो है वो कैसे अफेक्ट करेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पर, कौन कौन सी पढ़ी है? sp sp2 sp3 इस तरह से। तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, greater the percentage of s character, shorter is the bond length। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ, शॉर्टर इज द बॉन्ड लेंथ, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to s कैरेक्टर। जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, जैसे आपको बॉन्ड बताई गई sp, एक बॉन्ड लिख रहा हूं sp2, एक बॉन्ड लिख रहा हूं sp3। ठीक है, मैं इन सब में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर लिखना चाहता हूं। आप मेरी बात अब ढंग से सुनना,
किसी को डाउट हो तो वही बोल देना, ठीक है। परसेंटेज मतलब कितने में बतानी है, 100 में। अब आपके पास ये दो है, एक एस है और एक पी है। अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो एक के हिस्से कितना आएगा, 50%। 50-50 50-50 आएगा 50% एस हो गया। और फिर पी कैरेक्टर बताओ, तो पी कैरेक्टर भी कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कहूं sp2, एक एस और दो पी, आपको क्लियर से दिख रहा, एक एस है और दो पी है, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो अब आपको इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो आप मेरे को बताइए कितना आएगा, एक के हिस्से कितना आएगा। approximately 33%। अब इसको अगर 3 हिस्सों में 33 डिवाइड करना है तो एक के हिस्से कितना आएगा, 33.3। अब s तो एक ही है तो s का 33.3 हो गया। p कितने हैं, p 2 हैं अगर आप देखें तो 33.3 इंटू 2 मतलब कितना, 66.6%, यानी कि टोटल इन दोनों का 100%। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, देखो 1s और 3p कितने हो गए, टोटल 4s, तो एक के हिस्से कितने आएगा, 25। तो s तो एक ही है तो s कितना हो गया, 25%। तो आप मेरे को ये बताइए p कितना हो जाएगा, 25 into 3। 75। क्यों, क्योंकि p 3 है, अगर एक p जो है वो 25 का, तो 3 p 75% के हो गए। अब मैंने परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर लिख दिया, तो मैंने बोला जितनी ज्यादा s कैरेक्टर की परसेंटेज होगी बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, sp3 वाले की, फिर sp2 वाले की, फिर sp, ये बॉन्ड लेंथ के हिसाब से हो गया। बोलो कोई दिक्कत है, नो सर। ओके। फोर्थ फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर इज बॉन्ड ऑर्डर। अभी हम लोगों ने जब लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, उस टाइम पर हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, ठीक है। और वहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला था हाफ Nb माइनस Na। Nb मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर वहां पर भी लिखा गया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आया N2 O2 F2 Cl2, बोला इसको अरेंज कीजिए बॉन्ड लेंथ में। तो मैंने क्या किया, मैंने इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, तो मैंने देखा N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, Cl2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। तो मैंने बता दिया जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होता चला गया वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली, लेकिन इन दोनों के बारे में नहीं समझ पाया। मैंने उस टाइम भी आपको जिक्र किया था। आप बताइए F2 और Cl2 में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जिसके एंटी बॉन्डिंग। सर F2 और Cl2 में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, सर Cl2 की। अपना फर्स्ट फैक्टर देखो, फर्स्ट फैक्टर में बता रखा है F2 और Cl2 में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, Cl2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। जिसने राइट डाउन कर लिया हो तो ठीक है, जिसने नहीं किया हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलूं आगे, यस सर। तो आप लोग जो हैं जब अब मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे तुरंत ही, क्योंकि 11:30 पे आपकी इंग्लिश की क्लास है। सेकंड जो पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है भैया, कल एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, हालांकि वो क्वेश्चन मैंने
करवा दिया था उस टाइम भी क्लास में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे ये H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको इसके गैसियस एटम्स में तोड़ने के लिए हम लोग जो एनर्जी लगाते हैं उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो डेल्टा एच वहां पर लिखा हुआ उस क्वेश्चन में, वो बॉन्ड एनर्जी है। वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। जिस भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मैं उसको ये आंसर भी साथ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एच नोट जो है वो बॉन्ड एनर्जी है, उस टाइम पर शायद 104 करके कुछ वैल्यू थी, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, देखो H2 का एक ही मोल है यहाँ पर, किसी 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किस में तोड़ने के लिए, उसके गैसियस एटम्स में तोड़ने के लिए, ताकि उसकी गैसियस एटम एक दूसरे से अलग अलग हो जाए, उस टाइम पर हम लोगों को जितनी एनर्जी लगानी पड़ती है उसे बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस एटम्स इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। उसे ही बॉन्ड एनर्जी, उसे ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उसे ही बॉन्ड एंथैल्पी का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, the minimum amount of energy required to break 1 mole of bond into किसमें, into gaseous atoms is known as bond energy, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, इसको एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन किसमें, एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अगर आपके पास डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, वो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें 2 एटम, वो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर आपके पास डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम का कोई मॉलिक्यूल है, लाइक H2, लाइक Cl2, लाइक Br2, लाइक I2, लाइक HCl, लाइक HBr, इस तरह से कोई मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, तो उस टाइम पर आप लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी। तो मैं वहां पर बोल सकता हूं बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वैसे सेम सी चीजें होती है, लेकिन फिर भी जब नाम अलग है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि एक ही बॉन्ड तोड़नी है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब कहता है अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, समझने की कोशिश करना। तो इस टाइम पर आप एक बार में दोनों बॉन्ड नहीं तोड़ सकते, मेरी बात सुनना। H2O में यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में 2 बॉन्ड है, जिससे अगर आप CH4 बनाओ तो आप एक बार में चारों बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। आप सबसे पहले मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने ये बॉन्ड तोड़ी, तो उसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कितनी है, 502 किलोजूल पर मोल। उसके बाद जब मैं दूसरी बॉन्ड तोड़ूंगा कि अनस्टेबल हो गया, तो वहां पर एनर्जी कम लगेगी, दैट इज 427 किलोजूल पर मोल। तो आपसे कहा गया कि H2O की बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो
उस टाइम पर आप लोग ना 502 बता पाओगे ना 427 बता पाओगे, आपको इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। हम लोगों को यहाँ पर एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी पड़ेगी और वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है वही आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी यहाँ पर। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालोगे? दो बॉन्ड्स थी, दोनों की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है 502 प्लस 427 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ जाएगा? 464.5 आ जाएगा। तो H2O की जो बॉन्ड एनर्जी है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कहीं पर लिखा हुआ हो H2O की बॉन्ड एनर्जी, तो H2O की जो बॉन्ड एनर्जी है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। तो क्या है? वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। हम लोग जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होता है वो हम लोग लेके चलते हैं, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर दो बॉन्ड्स हैं, कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो वहां पर आप लोगों को एवरेज बॉन्ड एनर्जी लेनी पड़ती है। ओके, अब आते हैं आगे इसके फैक्टर्स पे। अब एक बार यस जैन जी ने जो कहा एक बार वो ट्राई कर लेते हैं हम लोग। Now you are happy, yes Jen? ओके, अब क्या कह रहा हूं उसके बाद, दैट इज क्या? फैक्टर्स affecting bond energy। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? अब उसमें सबसे, अगर आप देख पा रहे हो रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर। यस सर। यस। तो सबसे पहला बॉन्ड एनर्जी को फैक्टर अफेक्ट करने वाला जो है दैट इज साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम में क्या कहते हैं? देखिए साइज ऑफ एटम में मैं क्या बोल रहा हूं कि साइज ऑफ एटम जो है, अभी आप पढ़कर आए हैं, इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ and inversely proportional to bond dissociation energy। ठीक है, and inversely proportional to, साथ में एक चीज और लिख रहा हूं, bond strength। ठीक है, कि साइज ऑफ एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। और दूसरी बात, अगर किसी एटम को तोड़ने के लिए हम लोगों को एनर्जी कम लगानी पड़ रही है तो इसका मतलब वो बॉन्ड वीक बॉन्ड में आती है। कैसी बॉन्ड में आती है? वीक बॉन्ड में आती है। मतलब उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो गई? कम हो गई। आपने जो बॉन्ड लेंथ वाला एग्जांपल लिखा था वो यहाँ पर आप बॉन्ड एनर्जी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ पर, दैट इज क्या? दैट इज मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब मैंने अभी बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी, जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी, ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी of the bond greater is bond dissociation energy। जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ग्रेटर द मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, ग्रेटर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी बढ़ती चली जाएगी उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। अब फैक्टर नंबर 3 पर आता हूं। फैक्टर नंबर 3 क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे जो मैं आपका एग्जांपल लिख रहा हूँ। आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे को फैक्टर बताइए, आपको कभी नहीं कहेगा पेपर में फैक्टर बताओ। पेपर में क्या कहेगा कि भैया इनको अरेंज करो, और एमसीक्यू में ही आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट। तो देखिए एक चीज, जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। खुद सोचने की बात है, जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा वो एक दूसरे से उतना ही ज्यादा दूर जाने की कोशिश करेंगे। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे मतलब उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा मतलब वो एक दूसरे से उतना ही दूर जाने की कोशिश करेंगे। और जितना दूर जाने की कोशिश करेंगे, अब देखिए ऑटोमेटिकली दूर जा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों को जो एनर्जी लगानी है वो कम लगानी पड़ेगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ग्रेटर द number of lone pairs of electrons present on the bonded atoms greater is the repulsion between them so lesser is bond dissociation energy, उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहां पर, एक बात सोचना वहां पे, CH3CH3, ठीक है। आप लोगों ने यहां तक सब लोग साथ साथ राइट डाउन कर रहे हो, अगर नहीं भी किया हो तो ये एग्जांपल जरूर एक बार राइट डाउन करें आप लोग। मैं तो आपको देखो सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ी होगी इतने दिन से, भूल गए होगे, तो मैं तो लोन पेयर भी आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ। लेकिन भूलना नहीं है, पढ़ लेना। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0। इसमें कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर, एक लोन पेयर एक नाइट्रोजन के पास। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। ठीक, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने ज्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा रिपल्शन होगा, सो उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। तो 348, 163, 146, ठीक है, 139। आपको हो सकता है पेपर में ये तीनों ऑप्शन में दे दे F2N2O2, बोले बॉन्ड एनर्जी की टर्म में अरेंज कीजिए। तो मैंने बता दिया आपको कि जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इस तरह से ही ऑर्डर हो गया। चलें आगे। यस सर। यस सर। यस भैया एक काम करते हैं, आप लोगों के पास एक बात बोलता हूँ, चलो मैं इसको एक बार रिकॉर्डिंग करूँ।
चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं आगे। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद जो ये क्या आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं फोर्थ फैक्टर पर। तो फोर्थ फैक्टर क्या है यहाँ पर? फोर्थ फैक्टर है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ रहे थे, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब कुछ नोट लिखता हूं मैं, एक दो। सबसे पहला नोट Cl2, इसको क्वेश्चन को ये नोट अच्छी तरह से राइट डाउन कर लेना, क्योंकि इस नोट से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। Cl2 Br2 F2 I2, ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है हैलोजेंस के लिए। ये बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है हैलोजेंस के लिए, और ऐसा इसलिए हुआ है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्योंकि देखो इन सब में क्लोरीन क्लोरीन की बात करोगे, मेरी बात सुनना ढंग से, Cl Cl बनाओगे तो इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। Br Br बनाओगे तो इसमें भी 3 लोन पेयर होंगे। F2 F2 बनाओगे तो इसमें भी 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। I2 I2 बनाओगे तो इसमें भी 3 लोन पेयर होंगे। तो ड्यू टू स्मॉल साइज हुआ क्या, due to small size there is much more inter-electronic repulsion। इस स्मॉल साइज होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज देयर इज मच मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी तरह से सिमिलरली है कि अगर सल्फर सल्फर का दे दिया जाए, सल्फर सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, सेलेनियम सेलेनियम, मैं ऑर्डर ही लिख रहा हूं सीधा सीधा जो ऑर्डर है एक्चुअल में, ये ग्रुप नंबर 16 के लिए है। यहाँ पर भी सेम रीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण। फोस्फोरस फोस्फोरस का दिया जाए, मतलब ग्रुप 15 का दिया जाए, यहाँ पर भी सेम रीजन है। तो ये तीनों ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी के याद रखना। मेरा मानना है कि हो सकता है कि इसमें से कोई एक आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे करते हैं आगे की बात। आगे की बात करते हैं, एक सेकेंड। आगे मैं क्या कह रहा हूं, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसको करके देखना एक बार। गिव ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ फॉर फॉलोइंग। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखना है, जो मैं अभी लिख रहा हूं उनके लिए। पहला कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन। दूसरा है NO, NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। रचिता बोलिए। सर इसके बाद कितना हो रहा है? मेरे पेजेस भर गए जो छोड़े थे। हैं? इसके बाद कितना और लिखवाओगे? मेरे पेजेस भर गए जो। पेजेस भर गए? यस सर। तो कोई बात नहीं, पेजेस दूसरे नोटबुक ले ले।
ठीक है, चलिए अब तीसरे फैक्टर पर आते हैं। एक सेकेंड, पेन दूसरा ले लेते हैं, इसमें मेरे को नहीं दे। तीसरा जो फैक्टर है दैट इज बॉन्ड एंगल। अगर आप इसको बुक में देखोगे तो आपको ये बहुत छोटा मिलेगा, सिर्फ एक डेफिनेशन मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है भाई, बॉन्ड एंगल क्या होता है कि दो बॉन्ड्स हैं, जो दो लाइनें खींच रखी है एटम्स के बीच में, उनके बीच में जो एंगल है उसे बॉन्ड एंगल बोलते हैं। द एंगल between the lines representing the directions of the bond. The angle between the lines representing the directions of the bond, that is the orbitals containing the bonding electrons is called, उसे क्या कहते हैं, is called bond angle कहते हैं, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, मिनट एंड सेकेंड्स, ठीक है। जैसे कार्बन CH4 का स्ट्रक्चर बनाए तो उसमें यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। ओके, आपकी अभी 7 मिनट बाद इंग्लिश की क्लास आई थी, तो मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट। सर हमने लिखा नहीं था जी सर, वो लिखा नहीं था सर, लिखा नहीं था। कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ, एक बार रुक दो। ले, लिख लिया? नो सर। चलिए, है ना, बॉन्ड एंगल शुरू कर दिया था, वेक्टर्स पढ़ने थे बॉन्ड एंगल के ना। यस सर। ठीक है, ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल मतलब वो फैक्टर जो बॉन्ड एंगल मतलब थीटा को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है हाइब्रिडाइजेशन। जब आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी थी, पढ़ी थी, तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा था कि अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। फिर आपने पढ़ी थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां पर बॉन्ड एंगल हो गया था 120 डिग्री का। फिर आपने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी, तो वहां पे बॉन्ड एंगल पड़ा था 109 डिग्री 28 मिनट का। तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है। उसके बाद दूसरा था presence of lone pair of electron। presence of lone pair of electron, ठीक है। lone pair of electron और किस पे, on central atom पे, कि सेंट्रल एटम के पास अगर lone pair अवेलेबल हो तो, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा कि जनरली bond angle decreases in presence of lone pair। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है कि जितने ज्यादा लॉन पेयर होते चले जाएंगे
बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता, सेंट्रल एटम के पास जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है दैट इज यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल NH4 पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा है NH3, इसमें एक लोन पेयर है, तीसरा है NH2 नेगेटिव। देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हाइब्रिडाइजेशन देखिए सब में सेम है, इन तीनों में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब उसके बाद कहता है दूसरा है साइज। साइज के बारे में क्या कहता है, इन सम स्पेसिस terminal atoms come close to each other, come close to each other। कुछ स्पेसिस में ऐसा होता है कि जो टर्मिनल एटम्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ जाते हैं ड्यू टू दियर लार्ज साइज, उनका बड़ा साइज होने के कारण, ड्यू टू दियर लार्ज साइज। अगर उनका साइज बड़ा है तो इसलिए टर्मिनल एटम जो है वो एक दूसरे के नजदीक नजदीक आएंगे। अब देखिए आपने ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मान लीजिए ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी तो वो क्या करने लग जाएंगे, रिपेल करने लग जाएंगे। तो हमने बोला टर्मिनल एटम्स एक दूसरे के नजदीक नजदीक आ गए, उनका साइज बड़ा होने के कारण, सो नाउ रिपल्शन बिटवीन देम, अब उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, repulsion between them will be effective, which can increase the bond angle। क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा तो वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मतलब दो एटम नजदीक नजदीक अगर रिपेल होने लगा तो वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, दूर दूर जा रहे हैं, बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, which can increase बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। एक बार राइट डाउन कर लिया हो, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, अभी 2 मिनट रुकिए। ठीक है, जैसे मैं एक यहाँ पर लिख रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, H2O ये जो है अभी कुछ कराया पेयर होते हैं दो। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, दूसरा जो आया उसमें H की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया गया तो साइज बढ़ गया। ये R जो है दैट इज एल्काइल ग्रुप। देखिए सब में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, सेम हाइब्रिडाइजेशन के मिलेंगे आपको, सिर्फ आपको लोन पेयर के हिसाब से चलना है। अब तीसरा जो मिला उसमें दो एल्काइल ग्रुप मिल गए, सेम स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। ठीक है, अब ये दोनों एल्काइल ग्रुप जो है वो फिर बड़े साइज के हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा जितना बड़ा साइज होगा उतना नजदीक आके वो रिपेल करेंगे, रिपेल करने से बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 104.5 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 105 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 111 डिग्री। ठीक है, तो जैसे तीनों में हाइब्रिडाइजेशन, फिर पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा टर्मिनल एटम्स का, अगर टर्मिनल एटम्स, टर्मिनल मतलब जो दूर सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, टर्मिनल एटम्स का अगर साइज बढ़ता चला जाएगा तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मिटा दो इसको। यस सर, मिटा दो। यस सर। नो सर, एक सेकंड सर इस पेज से पहले भी आपने कुछ लिखवाया है? ना जी ना लिखवाया, वृंदा सर ठीक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं लेट हुई ना थोड़ी। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस सर, ले ली। ठीक है, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बेफिक्र रहिए, बस छोड़ देंगे। मेरे को भी जाना है कहीं पे, अभी निकलना है, बस मैं सोचा बोल दिया था क्लास के लिए, तो थोड़ी देर ले ही लेते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए अब ये दिया गया ऑक्सीजन F, ठीक है, वही sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, और दूसरा दिया गया ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है। आप लोगों से पूछा गया कि आप मेरे को ये बताइए कि इन दोनों में से किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बोला गया किस में ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। क्लोरीन। बोलो, जो शुरू से इस लेक्चर में था वो तो कम से कम बता सकता है किस में ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अब टर्मिनल एटम का जिसका साइज बड़ा होगा उसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। कितना बॉन्ड एंगल होगा? 111 डिग्री। इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज कितना? 102.5। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं। एक तो नोट लिख रहा हूं मैं, वो नोट क्या है? नोट में याद रखना कि जब भी आपको पेपर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप बनाने के लिए दे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको लोन पेयर जो है, लोन पेयर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो आपको इक्विटोरियल पर रखना है। कहां पर रखना है? इक्विटोरियल पर। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपको एक्सियल लाइन पर रखना है। मैं एक बार बनाता हूं, sp3d में इस तरह से था। तो ये जो 3b, जो ये वाले 3b जो एक ही प्लेन में है, ये इक्विटोरियल है, ठीक है। और ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जो है ये एक्सियल है। तो अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो कहां पर रहेगा? इक्विटोरियल पे। और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां पर रहेगा? आपका एक्सियल लाइन पर। अगर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन अगर है, इसमें शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अब मैं उसके बाद कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए देखो आपको शेप दी गई XeO3F2, ठीक है, ये दिया गया। अब XeO3F2 दे दिया, दूसरा दे दिया XeO2F2। अब इन दोनों में जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे दोनों में सेम आएगी। सेम क्या आएगी? sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगी। मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो अरेंजमेंट इस तरह का होगा। तो सेंट्रल एटम तो आपका जीनोम हो गया। अगर मैं इसको बनाता हूँ, 3 और 2 5 ही एटम है, 5 ही चाहिए मेरे को। तो जीनोम जो है वो आपका सेंट्रल एटम। उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ऑक्सीजन जो है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड oxygen is more electronegative and oxygen is less electronegative and fluorine is more electronegative। तो फ्लोरीन को कहां रखूंगा? फ्लोरीन को एक्सियल लाइन पर रखूंगा, और ऑक्सीजन को कहां रखूंगा? इक्विटोरियल लाइन पर रखूंगा, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अगर आप इसकी शेप पर आएंगे, देखो पेपर में आपसे पूछ लेगा। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन किधर भी लिख दें, फ्लोरीन किधर भी लिख दें, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आप एक्सियल लाइन पर रखिए, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आप इक्विटोरियल पर रखिए।
अब देखिए यहाँ पर 4 एटम है जोड़ने के लिए, मतलब एक कोई लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर रहेगा। अब जगह बच गई ये और ये दो वाली, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ रहेंगे, एक्सियल पर, कौन, एफ। यहाँ दोनों क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो आप लोगों से पेपर में ये पूछ लेगा कि कौन सा एक्सियल पर आएगा, कौन सा इक्विटोरियल पर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अब एक हाइब्रिडाइजेशन और बोली मैंने, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जिसका ये अरेंजमेंट है, इसमें क्या होगा, लोन पेयर हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, उसे आप अबव और बिलो द प्लेन लिखेंगे, या तो प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे। ये चारों जो मैंने डॉटेड लाइन से जोड़ रखे हैं ये एक ही प्लेन में है, और ये ऊपर वाला भी, ये वाला और ये वाला अबव द प्लेन और ये वाला बिलो द प्लेन। आपकी मर्जी है, आप लोन पेयर अबव द प्लेन को रखते हैं या बिलो द प्लेन को रखते हैं। दूसरा है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपका प्लेन में रहेगा, मतलब इन चारों कॉर्नर्स पर रख सकते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलूं। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा, यस सर। है जी, ऊपर कर दो एक बार थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, यस सर। बस Yes, लास्ट sir. पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट है, ठीक है। जो ये चीजें जो पढ़ी हैं उन सब का एक कंक्लूजन है अभी, क्या ये याद रखना कि थीटा जो है, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन दिया गया NH3 PH3 ASH3 SbH3, इन सबको बॉन्ड एंगल में अरेंज कीजिए। तो सब में टर्मिनल एटम सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस है, सेंट्रल एटम। तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी। तो ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर हो जाएगा। दूसरा पूछा गया इस तरह से H2O H2S H2SC H2T, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरी बात, लोन पेयर अगर होगा, अगर लोन पेयर होगा तभी बॉन्ड एंगल में डिफरेंस जनरेट होगा, और तभी आप लोगों को वो क्वेश्चन मिलेगा अरेंज करने के लिए। जैसे मैं कहूं, एक क्वेश्चन दिया गया BF3 BCl3 BBr3 BI3, बोला कि इसको अरेंज करो। तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई हम लोग कह देंगे सेंट्रल एटम तो सेम है, टर्मिनल अलग अलग है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता चला जाएगा, टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। हम लोग ये बोल देंगे। नहीं नहीं नहीं, इस पॉइंट को याद रखना अच्छी तरह से। अगर आपके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इन सब का बॉन्ड एंगल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऑर्डर ऑफ थीटा इनमें सब में सेम है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है भाई।
यस सर। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया CH4 NH3 H2O, बोला इसको बॉन्ड एंगल में अरेंज करो, तो लोन पेयर बढ़ते चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सोचना और मेरे को बताना अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो। तीनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सोचना और बताना, आज जो पढ़ा है उसमें से ही है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच जितने बच्चे आए थे। यस सर। हाँ जी सर स्क्रीन फिर से करने दे वाली लो, सर, लिखा नहीं था। ठीक है। ओके Yes, सर। sir. यस सर। यस सर।